आज हम भारतीय इतिहास का ये टॉपिक है पढ़ा था। पाषाण काल पर इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद पाषाण काल को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और हम उसके बाद से वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा कि वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। ये जो वैदिक लोग थे ये क्या भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि ये वैदिक काल के जो लोग हैं इन्हें आर्य कहते हैं और ये मध्य एशिया, एशिया माइनर से आए थे, जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते थे। यदि आप वैदिक सभ्यता से संबंधित पिछली क्लासों को नहीं पढ़ा होगा तब पहले आप इसको शुरू से वैदिक काल से संबंधित साहित्यों को पढ़ेंगे। क्लास 1 वैदिक क्लास साहित्य का क्लास 1 पढ़ेंगे, उसके बाद 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, तब इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर हैं वो तो बिल्कुल उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है। और बिल्कुल हमारी क्लास ये जो है 5 बजे जो है बिल्कुल 5 बजे सुबह में डल जाती है और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 5 बजे इस क्लास के साथ दिखें। तो बिल्कुल आलस्य को त्यागें और बिल्कुल 5 बजे जगने का प्रयास करें। जिंदगी में यदि बदलाव चाहती हैं तो बिल्कुल कुछ तो परिश्रम आपको करना ही होगा। तो आइए अब हम देखते हैं किसके विषय में पढ़ेंगे। वैदिक उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। यानी हमने पिछली क्लासों में देखा कि वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटते थे। इसको कहते थे आरंभिक वैदिक काल, आरंभिक वैदिक काल, या इसी को कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल, या इसी को हम कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। इसका नाम ये सब क्यों पढ़ा है ये पिछली क्लासों में हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद वैदिक काल का जो दूसरा हिस्सा है इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्लियर हुआ? उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के काल को हम प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं और 1000 बीसी से लेकर बीसी से 600 बीसी तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये उत्तर वैदिक काल होगा। वैदिक काल का जो है टॉपिक है वैदिक काल में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। अब देखें, लोगों ने वैदिक साहित्य को पढ़ा था तो हमने देखा था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या थे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, साहित्य किसे कहते थे? तो ऋग्वेद, सॉरी वेद 4 थे, उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे? तो ये 8 थे। उसके बाद से आरण्यक, आरण्यक 6 थे और उपनिषद जो वैदिक काल में लिखे गए उनकी संख्या 13 थी, अभी इसकी संख्या 108 हो गई है। क्लियर हुआ? तो इन्हीं सभी को मिलाकर हम वैदिक साहित्य कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें जो है वैदिक साहित्यों में वेद जो थे 4 हैं। आप जान रहे हैं कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण साहित्य को जानते हैं, ये 8 हैं, आरण्यक 6 हैं और उपनिषद 13 हैं। अब ये भी हम समझेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य और जो है उपनिषद हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे इसी क्लास के दौरान। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वैदिक को उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य रचे गए और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी और उत्तर वैदिक काल से किस तरह से प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे और इसे सॉल्व करने कैसे पढ़ें कि यह लंबे समय तक हमें याद रहे और ये आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए अब देखते हैं। तो आप समझ गए कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ब्राह्मणों की संख्या 8 है, आरण्यकों की संख्या 6 है और उपनिषदों की संख्या 13 है। अब चलिए आगे समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में केवल और केवल एक वेद लिखा गया जिसे कहते हैं हम ऋग्वेद, ऋग्वेद। क्लियर है? और इसी के आधार पर हम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी के जो 3 वेद थे, क्या नाम था तीनों का? यजुर्वेद, सामवेद
सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये जो तीन वेद थे, ये कब लिखे गए? तो ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। किस काल में? उत्तर वैदिक काल। याद रखेंगे कि ये बाकी तीन वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। कब? समय पूछे कोई तो क्या कहेंगे? तो 1000 BC से लेकर 600 BC के काल में यह जो है ये तीन वेद लिखे गए। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए हैं। अब देखें कि बाकी आपने देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं कब लिखे गए? तो यह भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, लगभग 800 BC के आसपास। कितने BC के पास? 800 BC के आसपास। आरण्यक साहित्य, आरण्यक कब लिखे गए? तो ये भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। उपनिषद कब लिखे गए? उपनिषद तो उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ? तो ये आप समझ गए कि तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी पुस्तकें उत्तर वैदिक काल की हैं। इनका संबंध जो है उत्तर वैदिक काल से है। अब उत्तर वैदिक काल के विषय में हमारे पास जानकारी के लिए जो स्रोत है वो क्या है? यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब देखें, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। आप पिछली क्लासों में जान गए हैं कि वेदों में क्या है? ज्ञान है। वेदों का अर्थ ज्ञान होता है। और ये भी जान गए हैं कि ऋग्वेद में केवल और केवल मंत्र हैं, स्तुतियां हैं, और यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में गीत है, अथर्ववेद में मंत्र तंत्र जादू तोड़ने टोटके हैं। क्लियर हुआ? अब देखें ऋग्वेद जो है यह किसमें लिखा गया है? तो केवल और केवल गद्य में लिखा गया। कैसे? गद्य में। इसकी भाषा शैली में यह गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद किस में लिखा गया है? किस भाषा शैली में? तो गद्य और प्लस पद्य। गद्य पद्य मिश्रित है। गद्य पद्य मिश्रित जो है यजुर्वेद है। सामवेद भी गद्य पद्य मिश्रित है। अथर्ववेद भी गद्य पद्य मिश्रित यानी सर्वांगीण है। क्लियर है? तो केवल और केवल गद्य में लिखा गया एक ही वेद है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। ये समझ गए? अब देखेंगे कि इन्हीं साहित्यों के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल के विषय में जानते हैं। पहले अब हम ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र क्या। ठीक है? तो अब आइए हम उत्तर वैदिक काल के विस्तार के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये बिल्कुल हम राजनीतिक सामाजिक अवस्थाओं को पढ़ते हुए यहां से जो उदाहरण लिए गए हैं समाज के लिए, राजनीति के लिए, तो ये वही समाहित रहेंगे, उसे वहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि आर्य जो थे मूलतः पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। किस क्षेत्र में? पंजाब वाले क्षेत्र में आर्य आए, और आर्यों के 5 कबीले प्रारंभिक दौर में पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। हमने देखा था कि आर्य किन किन क्षेत्रों से परिचित हैं। तो कुछ नदी सूक्त में वर्णित 25 नदियों में कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम भी हम लोगों ने याद किया था कि ऋग्वैदिक आर्य सदा नीरा किस नदी को कहते थे? गंडक को कहते थे। सतुद्री किसको कहते थे? तो सतलज को कहते थे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ ली है। अब देखिए कि 1000 BC से लेकर 600 BC के काल में आर्यों का विस्तार किधर होता है? तो देखें कि 1000 से 600 BC के काल में आर्यों का विस्तार उत्तर पूरब की ओर होता है। उत्तर पूरब कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ होता है। अब इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो आर्यों द्वारा जिन क्षेत्रों का नाम जो है वैदिकोत्तर साहित्य यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों और आरण्यक में आया है, उसके आधार पर पंजाब से बढ़कर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ती हैं। अब देखिए कि वैदिकोत्तर साहित्यों में एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ग्रंथ है।
का ब्राह्मण ग्रंथ है यह यजुर्वेद का। आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से है। क्लियर हुआ। अब देखें यहां पे एक और भी बात समझ लें कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। सदा नीरा नदी तक हो गया। सदा नीरा नदी किसे कहते हैं आर्ज, तो गंडक नदी को। और देखिए आर्यों का विस्तार सदा नीरा नदी तक बिहार तक तो हुआ, लेकिन आर्य अभी मगध क्षेत्र में नहीं बसे हैं। किस क्षेत्र में, इसे मिटाते हैं, इसके बाद समझिए। का विस्तार सदा नीरा नदी तक तो हो गया, लेकिन आर्य बिहार के उत्तरी हिस्से में ही बसे हुए हैं, दक्षिणी बिहार में नहीं। जैसे मगध क्षेत्र में आर्यों का विस्तार नहीं है, अंग क्षेत्र में आर्यों का विस्तार नहीं है। ये आगे हम पढ़ेंगे इन महाजनपदों के विषय में, तो इसके विषय में समझेंगे। मगध क्षेत्र को आर्य निकृष्ट क्षेत्र मानते हैं, और वैदिक साहित्यों में मगध को जो है निकृष्ट लोगों का क्षेत्र माना गया है, बर्बर लोगों का क्षेत्र। अथर्ववेद में एक प्रार्थना में कहता है, एक बीमारी है कीकट, कहता है हे कीकट तुम मगध जा, यानी यह बीमारी तुम मगध जाओ। हे कीकट बीमारी तुम कहां जाओ, मगध जाओ। तो मगध वाले क्षेत्र से आर्यों की काफी दुश्मनी है। आर्य मगध क्षेत्र में नहीं बसे हुए हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए बिहार में बसे हैं, लेकिन मगध और अंग प्रदेश में आर्य नहीं बसे हैं। वैदिकोत्तर साहित्यों में कौशल उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौरों में, अंतिम दौर कहें यानी कि 500 बीसी 600 बीसी के आसपास कौशल, काशी जैसे राज्यों का उल्लेख हमें मिलता है, यानी कौशल काशी क्षेत्र से भी ये आर्य परिचित हो गए हैं। अब देखें एक ऋग्वेद में एक नदी, उत्तर वैदिक काल में एक नदी का जिक्र है, रेवा नदी। रेवा नदी ये जो है ये नर्मदा का नाम है, यानी इससे लगता है कि उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार नर्मदा तक हो चुका है। तो अगर पूछे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहां तक हो गया, तो पहले ऋग्वैदिक काल में आज पंजाब तक थे, अब उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार तक हो गया। क्या आर्य मगध में बसे हुए थे, पाटलिपुत्र में बसे हुए थे? बिल्कुल नहीं। क्या आर्य जो है अंग प्रदेश में बसे हुए थे? नहीं। अब यहां एक प्रश्न पूछता है कि किस वेद में जो है अंग और मगध का उल्लेख है, किस वेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है? तो ये वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अभी मैं आपको लोगों को मैंने समझाया कि अथर्ववेद में एक स्तुति है जिसमें आर्य कहते हैं कि हे कीकट तू मगध जा, गंगा पार जा। बात समझ में आ गई? तो पूछेगा कि मगध शब्द का किसमें उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। इस क्षेत्र को ये बर्बर अनार्य का क्षेत्र मानते हैं। अनार्य आर्य दो चीजें हैं, एक आर्य और जो आर्य नहीं है उन्हें ये अनार्य कहती हैं। यानी भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें ये अनार्य कहते हैं। कौन? आर्य लोग। ये आर्य कहां से आए थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताएंगे हमें कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बतलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बतलाया था। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये आर्य और अनार्य। तो ऐसे मगध के क्षेत्र के लिए रहने वाले लोगों के लिए ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? अथर्ववेद में ब्रात शब्द। आपसे पूछेगा कि किस वेद में मगध का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में। क्लियर हुआ यहां तक? तो एक आप समझ गए कि आर्यों का विस्तार किधर से किधर हो रहा है और कैसे हो रहा है। प्रारंभ में आप जान रहे हैं कि 5 कबीले आए थे, फिर 11 आगे बढ़ते हुए 11 कबीले हो गए। कितने? 11 कबीले कुल हो गए। 11 कबीले कुल हो गए। क्लियर हो गया? तो आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में कहां तक हो गया? तो बिहार तक हो गया। आर्य कौशल, काशी, वत्स आदि क्षेत्रों से परिचित हुए, लेकिन
वैदिक काल के अंतिम दौरों में इस क्षेत्रों से इन लोगों ने परिचित हुआ। एक नदी का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है नदी का? रेवा नदी। रेवा नदी का उल्लेख जो है वैदिकोत्तर साहित्यों में हुआ है, यह नदी आज की जो है नर्मदा नदी है। तो यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य क्या मगध में बसे हुए थे? बिल्कुल नहीं। मगध का उल्लेख ऋग्वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक। मगध का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्यों में किस साहित्य में हुआ है? तो किस में बताएंगे आप? तो ये है अथर्ववेद। अब यहां तक आप समझ गए, आगे चलते हैं। राजनीतिक जीवन के विषय में समझते हैं। पिछली क्लासों में हमने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को समझा था। आज हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विषय में समझेंगे। देखें, अब उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, कहां से कहां तक विस्तार था, उत्तर वैदिक काल के विषय में हमें किन साहित्यों से जानकारी मिलती है, ये सभी बातें हम लोगों ने जान लिया है। अब यहां देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है कि राजनीतिक अवस्था कैसी थी। अब देखें कि उत्तर वैदिक काल में जो राजनीति था, अब इसकी इकाइयां देखें कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयों के विषय में, प्रशासनिक इकाइयों के विषय में देखा था कि जो है सबसे बड़ी इकाई ऋग्वैदिक काल में जन थी। जन के बाद जो था क्या था? तो जन के बाद विष था, और विष के बाद क्या होता था? तो आपको याद होगा कि ग्राम था, और ग्राम के बाद परिवार था, परिवार या कुल था। और परिवार का निर्माण कैसे हुआ था? तो व्यक्तियों से मिलकर होता था। ये बात हम समझे थे। अब उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या बढ़ गई है और कई सारे जन उत्पन्न हो गए हैं, और कई जनों को मिलाकर जनपद बन गया। जनपद। अब उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र जो है वो किसे कहते हैं? जनपद को कहते हैं। क्लियर हुआ? और जनपद का प्रधान क्या है? यही राजा है, राजा। बात समझ में आ गया? अब जन का प्रधान कौन होता था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जन का प्रधान कौन, विष का प्रधान ऋग्वैदिक काल में कौन कहलाता था, और ग्राम के प्रधान को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखें कि जनपद, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कौन? जनपद है। और यदि आपसे प्रश्न पूछे ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, सबसे बड़ी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सा है, तो यह जन है। क्लियर हुआ? तो जनपद जो है यह सबसे बड़ी इकाई है, और जनपद के प्रधान को राजा कहते हैं। अब देखिए यहां पे कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। याद है? राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का चुनाव जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था ऋग्वैदिक काल का, जिसे हम समिति कहते थे, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। याद है? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समिति में कौन भाग लेता था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि समिति में कौन भाग लेता था। और ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था का नाम हम बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी। क्लियर हुआ? अब आगे आती हैं तो समिति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। वंशानुगत। राजा अब एक ही वंश से आता था। इसका अर्थ यह है कि यदि राजा के परिवार, उसका पिता राजा है तो पुत्र राजा होगा, उसका पुत्र राजा होगा, यानी यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई। अब योग्यता के आधार पर राजा का पद नहीं रह गया था, यह वंश परंपरा के आधार पर चुना जाने लगा। क्लियर हुआ? ये आप समझ गए। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक की अपेक्षा, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। क्लियर हुआ? अब देखें यहां आते हैं कि ये वंशानुगत राजा क्या अस्थाई सेना रखता है? अस्थाई सेना नहीं। अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी सेना अस्थाई नहीं है। सेना क्या राजा ये जो है यह टैक्स वसूल करता है जनता से? बिल्कुल। अब प्रश्न होता है कि भूमि का स्वामी इस काल में कौन? उत्तर वैदिक काल में तो भूमि का स्वामी राजा है। भूमि का स्वामित्व किसके पास हो गया? तो राजा के पास।
ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी लोग इसका जवाब दें कि ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था। अब बताएं, क्या ऋग्वैदिक काल में कर था? नहीं, बिल्कुल ऋग्वैदिक काल में कर नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कर हो गया। राजा अब जनता से टैक्स वसूल करता है। क्या करता है? टैक्स वसूल करता है। और इस टैक्स के लिए उत्तर वैदिक काल में एक शब्द आया है, बलि। बलि। अब आप बताएंगे कि यह शब्द क्या ऋग्वैदिक काल में भी था? तो ऋग्वैदिक काल में क्या यह बलि टैक्स था या नहीं? इसका जवाब देंगे। अगर नहीं, यह टैक्स नहीं था तो क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में बलि जो है यह टैक्स है, राजा यह जनता से वसूल करता है। तो यहां तक समझ गए कि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, जो है राजा जनता से टैक्स वसूल करने लगता है, और भूमि का स्वामित्व जो है वह किसके पास है? राजा के पास है। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास है? ये क्या व्यक्ति के पास, परिवार के पास, किसके पास है? इसका जवाब आप देंगे। अब देखें कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में भी यह जारी रही। अथर्ववेद, याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न होता है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। दो पुत्री कहा गया कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये बात तो महत्व बतलाता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व घट गया। ये सभा क्या है और इसमें मेंबर कौन होता है, यह पिछली क्लासों में हमने पढ़ा रखा है। यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले इसके पहले वाली ऋग्वैदिक कालीन जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे तो वहां सभा समिति के विषय में जान लेंगे। तो पहले उस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप ये जवाब देंगे कि सभा में कौन कौन भाग लेता था और समिति का सदस्य किसे चुना जाता था, और समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे, समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे। अब देखें, आगे आते हैं कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये उत्तर वैदिक काल का साहित्य है। किस काल का साहित्य है अथर्ववेद? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जब अथर्ववेद सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताता है, यानी इसका महत्व अभी भी उत्तर वैदिक काल में है। एक जो है ऋग्वैदिक कालीन संस्था थी जिसका महत्व खत्म हो गया, जिसका उल्लेख कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसका उल्लेख अब हम उत्तर वैदिक काल में नहीं पाते हैं। क्लियर हुआ? तो आप यहां तक समझ गए। अब आगे चलते हैं, आइए आगे समझते हैं, इसे मिटाते हैं। कहो का हलवा। अब देखें कि उत्तर वैदिक काल में कुछ विद्वान शासकों, विद्वान राजाओं का भी उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। किसमें? उपनिषदों में। उपनिषदों में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद में क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये उपनिषद किस चीज की पुस्तकें हैं, उपनिषद किस का विषय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो जो है उपनिषद में कुछ जो है विद्वान, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले, अध्यात्म को जानने वाले राजाओं का उल्लेख मिला है। जैसे यहां से प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल का एक क्षेत्र है कैकेय। कैकेय प्रदेश, याद होगा, रामायण आप लोग खूब देखते होंगे, और रामायण में कैकेयी जो है कैकेय प्रदेश से हैं। दशरथ की पत्नी कैकेयी, कैकेयी का नाम आप जानते हैं, जो भरत और शत्रुघ्न की माता हैं और राम को वनवास देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कैकेय प्रदेश के जो राजा थे अश्वपति, क्या नाम था इनका? अश्वपति। याद है जब हम लोगों ने एक राजा पढ़ा था अश्वसेन। ये अश्वसेन कहां के राजा? काशी के राजा थे। किस लिए पढ़ा था? अश्वसेन काशी के राजा। इनके एक पुत्र हुए हैं पारसनाथ, जो काफी विख्यात है। पारसनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कैकेय जो हैं अश्व के राजा हैं, अश्वपति, और यह
दार्शनिक राजा हैं, विद्वान राजा हैं, तो ये दार्शनिक राजा हैं अश्वपति। विदेह, याद होगा रामायण का में इस क्षेत्र का भी जिक्र है। विदेह यानी मिथिला, आज का मैथिल प्रदेश, मिथिला प्रदेश में कि एक राजा विख्यात थे जनक। क्या नाम था इनका? जनक। माता जानकी के ये पिता थे और यह अपनी दार्शनिकता के लिए, अपनी विद्वता के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे। ये उत्तर वैदिक काल के हैं। अब देखें काशी, काशी, काशी जानते हैं, आज का वाराणसी का क्षेत्र। काशी के एक राजा थे अजात शत्रु। क्या नाम है इनका? अजात शत्रु। ये अजात शत्रु मगध के राजा नहीं हैं, हर्यक वंश के राजा नहीं हैं, ये काशी के राजा हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। हर्यक वंश के अजात शत्रु 5वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी के राजा हैं, लेकिन ये काशी के राजा हैं अजात शत्रु, जो दार्शनिक राजा हैं, विद्वान राजा हैं। और तो ये नाम याद रखेंगे। पूछता है कि उत्तर वैदिक काल के विद्वान शासकों का नाम बताएं, तो कौन इनमें से कौन है कौन नहीं है ऐसा देगा। या पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में कैकेय के राजा कौन थे, तो अश्वपति थे। उत्तर वैदिक काल में विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। काशी के राजा कौन थे? अजात शत्रु। और पंचाल के राजा प्रवाह जाबली थे। ये याद हो गया। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सभा अवर समिति, पढ़ा है सभा और समिति। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे ऋग्वैदिक काल में, ईशान। और ये समिति का अध्यक्ष राजा को चुनता था और समिति का अध्यक्ष भी चुनकर आता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समिति का जो अध्यक्ष होता था स्वयं राजा होता था। यानी राजा अब ईशान भी होने लगा है। क्लियर हुआ? राजा अब शासन का जो मुख्य आधार था, आधार राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक आप समझते हैं, जिस तंत्र में राजा ही प्रधान होता है शासन का, ये राजतंत्रात्मक थी। लेकिन कहीं कहीं पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में दिखने लगी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में दिखने लगी। गण व्यवस्था जिसे कहते हैं, गण व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में दिखने लगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से कैसी व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल की? राजतंत्रात्मक थी। राजा वंशानुगत होता था। अब देखें अथर्ववेद, एक और भी नाम याद रखेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। राजा परीक्षित, राजा परीक्षित जो हैं, यह मृत्युलोक के देवता के रूप में इनका उल्लेख है। मृत्युलोक के देवता। यानी यह शब्द किस लिए मैंने लिखा, क्यों? इसे तो मुझे पढ़ाना चाहिए था आपको उत्तर वैदिक काल के धर्म में, तो यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? कारण यह है कि यानी कि राजा का जो पद है वह देवतुल्य हो गया। देवतुल्य यानी राजा अपनी समकक्षता देवताओं से दिखाने लगा है। राजा अपने को दैवीय सिद्धांत पर इस पुष्ट को जो है सत्यापित कर रहा है। राजा अब कह रहा है, उत्तर वैदिक काल का राजा, कि मुझे जनता ने नहीं चूज किया है, मैं भगवान द्वारा नियुक्त किया गया हूं। खुद ईश्वर ने हमें इस धरती पर राज्य करने के लिए जन्म दिया है। बात समझ गए? इसीलिए मैंने आपको यह बात बताया कि अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। अब देखिए सहयोग के लिए, राजा के सहयोग के लिए, योग के लिए 12 रत्नियों का उल्लेख है। 12 रत्नी। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है कि यह 12 रत्नियों के सहयोग से राजा जो है यह राज्य करता है। यह 12 रत्नी कौन कौन सी? सेनापति। कुछ महत्वपूर्ण रत्नियों को हम पढ़ेंगे। सेनापति, यह कौन है? सेना का प्रधान है। सेना का प्रधान है, प्रधान है, सेना का देखरेख करता है, सेना की व्यवस्था करता है। यह 12 रत्नियों में से एक महत्वपूर्ण रत्नी है। एक रत्नी है सुत, या इसे कहते हैं सुतकार,
यह रथ सेना का प्रधान है, रथ सेना का प्रधान है। अब देखें दूसरा है, तीसरा है संग्रहिता। ये याद रखेंगे, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। संग्रहिता, संग्रहिता क्या है? यह कोषाध्यक्ष है। उत्तर वैदिक काल के कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते हैं। संग्रह को हित, जो संग्रह का हित करे, संग्रहिता है। हित मीन्स रक्षा करे, उसे संरक्षित रखे, तो संग्रह हिता है, यह कोषाध्यक्ष है। और भागदुग, भागदुग अर्थ मंत्री है, कर वसूल करता है। भागदुग यानी बलि, कर को क्या कहते थे ऋग्वैदिक काल में? बलि। बलि कौन वसूल करता है? भागदुग यानी कलेक्टर है। कर को, भूराजस्व को कौन वसूल करता है? जिले का प्रधान कौन होता है? जो भू राजस्व को कलेक्ट करे वही कलेक्टर है। तो यह कलेक्टर है। टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी कौन? उत्तर वैदिक काल का भागदुग। कोषाध्यक्ष कौन है? संग्रहिता है। सेनापति क्या है? सेना का प्रधान है। सुत क्या है? सुतकार या सुत जो है रथ सेना का प्रधान है। यह 12 रत्नियों में कुछ महत्वपूर्ण रत्नी हैं, इनका नाम याद रखेंगे। 12 का नाम आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। आप अब आगे आए कि राजा का पद तो वंशानुगत हो गया, राजा टैक्स वसूल करने लगा, लेकिन राजा का राज्याभिषेक कैसे होता था? जब वंशानुगत है तो युवराज घोषित होगा, राजा का पुत्र युवराज कहलाएगा पहले, उसके बाद राजा कहलाएगा। तो राजा जो है किस किस जो राज्य परिवार से संबंधित या राजा से संबंधित कुछ यज्ञ होते हैं जो राजा की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए या राजा की शक्ति को स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, उन यज्ञों के विषय में आइए समझ। राजा से संबंधित, राजा के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए या राजा की शक्ति को स्थापित करने के लिए ये 3 यज्ञ उत्तर वैदिक काल में होते थे। एक का नाम है राजसूय यज्ञ। यह राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक के समय होता था, जब पिता अपने पुत्र को अपना युवराज घोषित कर देता और उसके बाद इस गद्दी का मालिक घोषित करता था, उस समय राजसूय यज्ञ होता था। इस यज्ञ में राजा अपने 12 रत्नियों के घर जाता था, कि 12 रत्नियों के घर जाता था और उनके साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करता था। राजा इस यज्ञ के समय, राजसूय यज्ञ के समय अपने 12 रत्नियों के घर जाता और एक ही थाली में बैठकर भोजन करता और इस अवसर पर सोम पिया जाता था। सोम रस का पान होता था और पूरा समाज मदमस्त हो जाता। और यह यज्ञ राजा को दैवीय शक्ति दिलाने के लिए होता था, दैवीय रूप से राजा को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ होता था। इस यज्ञ के बाद जनता यह समझने लगे कि भगवान ने हमारे सम्राट को, हमारे शासक को शक्ति दे दिया है और यही हमारा रक्षक है, इसका विरोध करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखें तो राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक से संबंधित है। किससे? अभिषेक, राज्याभिषेक, राज तिलक लगेगा तो कौन सा यज्ञ होगा? राजसूय यज्ञ। किस यज्ञ में सोम पिया जाएगा? तो राजसूय यज्ञ में। राजा 12 रत्नियों के घर किस यज्ञ में जाएगा? तो राजसूय यज्ञ में। वाजपेय यज्ञ, यह भी राजा की शक्ति को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि राजा रथ दौड़ करता है, यानी कि अपने बंधु बांधवों के साथ राजा रथ दौड़ करेगा और इस दौड़ में राजा को विजयी घोषित किया जाएगा, यानी सभी के रथों को पछाड़कर राजा का रथ आगे जाएगा, जिससे यह साबित होगा जनता के अंदर अपने राजा को करिश्माई रूप से दिखाया जाएगा, जिससे जनता समझेगी कि हमारा सम्राट एक करिश्माई सम्राट है, एक दैवीय सम्राट है और इसके सामने कोई नहीं है, इसकी शक्ति के सामने सबकी शक्ति जो है शून्य है। ये वाजपेयी यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ में क्या होगा? रथ दौड़ होगा और इस दौड़ में कौन विजित होगा? राजा विजित होगा। क्लियर हुआ? किसके साथ यह दौड़ होगा? क्या बाहरियों के साथ? नहीं, बिल्कुल घर वालों के साथ, बिल्कुल पूरा परिवार के लोग होंगे। याद होगा महाभारत का एक सीन है जिसमें कि ये जब द्रोणाचार्य द्वारा अपने छात्रों को यानी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे दी जाती है, तो यह
शक्ति परीक्षण होता है कि कौन कितना बड़ा धनुर्धर है, और उसमें केवल और केवल रूल है कि राज परिवार का ही व्यक्ति उसमें भाग लेगा, जिसमें कर्ण जो है चैलेंज करता है कि इस युग का पूर्ण धनुर्धर अर्जुन को घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस राज परिवार से बाहर भी लोग ऐसे हैं जो अर्जुन से बड़े धनुर्धर है। याद होगा आपको, जहां पे दुर्योधन उसे अंग देश का जो है सम्राट बनाता है। यही व्यवस्था है कि उस राजा को शक्तिशाली दिखाया जा रहा है। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, यह यज्ञ कैसा है? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ भी राजा के शक्ति का प्रतीक है। इसमें राजा एक घोड़ा छोड़ता है और उस घोड़े पर एक बैनर टंगा होता है ताम्रपत्र पर लिखकर कि यह घोड़ा जिस राजा ने छोड़ा हो उसका पूरा अता पता रहता है इसमें, और उसमें यह घोषित रहता है कि यदि कोई भी राजा या किसी भी क्षेत्र की जनता या उस क्षेत्र के सम्राट यदि इस राजा यानी अश्व छोड़ने वाले राजा की शक्ति को चैलेंज करें ना चाहते हो तो इस घोड़े को पकड़ लें। अगर आप इस घोड़े को पकड़ते नहीं हैं तो यानी कि आप उस सम्राट की शक्ति की अधीनता को स्वीकार कर लिए। तो अश्वमेघ यज्ञ किस लिए होता था? राजा अपने को इस पृथ्वी का राजा घोषित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, ये याद हो गया। एक और शब्द है बलि। थोड़ा सा ये प्रश्न है कि बलि कितना लिया जाता है? तो अथर्ववेद में कहता है, किसमें? अथर्ववेद, अथर्ववेद में कहता है कि बलि जो है उपज का 16वां हिस्सा लिया जाता है। कितना? 16वां हिस्सा। लेकिन अन्य वैदिकोत्तर साहित्यों में उल्लेख है कि उपज का 1/6 हिस्सा जो है बलि के रूप में लिया जाता है। ये याद रखेंगे। यदि आपसे पूछे कि अथर्ववेद के अनुसार राजा भूराजस्व कितना लेता है, बलि कितना लेता है, तो क्या कहेंगे? उपज का 1/16वां हिस्सा। और यदि पूछे कि वैदिकोत्तर काल में, यही नहीं, याद रखेंगे, एक मूल मंत्र याद रखेंगे कि पूरे प्राचीन भारत में राजा जो टैक्स लेगा यह कितना लेगा? तो उपज का 1/6 ही लेगा। अगर सामान्य से किसी भी मौर्य काल में पूछे, गुप्त काल में पूछे, गुप्तोत्तर काल में पूछे, मौर्योत्तर काल में पूछे, मगध के उत्कर्ष के काल में पूछे, किसी भी काल में पूछे तो कितना लेगा? 1/6। लेकिन यदि किसी विशेषकर कहे कि अथर्ववेद क्या कहता है, अर्थशास्त्र क्या कहता है, या लुम्बिनी अभिलेख क्या कहता है, लुम्बिनी अभिलेख क्या कहता है, तो ऐसा पूछेगा तो उस अभिलेख में जो जिक्र होगा वो याद रखेंगे अपवाद स्वरूप। लेकिन कॉमन फीचर में क्या है? याद रखेंगे कि पूरे वैदिक काल में राजा जो है राजस्व का 1/6, उपज का 1/6 लेता है, और इसके लिए बलि शब्द आया है। क्लियर हुआ? यहां तक मुझे विश्वास है यानी राजनीति जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। कालीन समाज को समझा था, अब फिर उत्तर वैदिक कालीन समाज को समझे। उत्तर वैदिक समाज भी पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान समाज था। दोनों समाज पितृ प्रधान थे। पिछले क्लासों में हमने विस्तार से पढ़ा है कि पितृ प्रधान समाज या पितृ सत्तात्मक प्रधान या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी किसे कहते हैं और फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी किसे कहते हैं। यदि आपने इसे नहीं जाना है तो आप जाकर पिछली क्लास को देखेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये समाज भी पितृ प्रधान समाज था। क्लियर है? अब देखें कि हमने देखा था कि समाज जो था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, यह जो है या इस समाज में के अंतिम दौर में वर्ण व्यवस्था आई। क्या आई? वर्ण व्यवस्था। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जो थी यह कर्म मूलक थी। क्या थी? कर्म मूलक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था हुई ये जन्म मूलक हो गई। कर्म मूलक और जन्म मूलक समझ गए कि जिस वर्ण का आप कर्म करते हैं, यदि ब्राह्मण का कर्म करते हैं, वेद अध्ययन कराते हैं, वेद पठन पाठन करते हैं तो ब्राह्मण हैं। यदि व्यवसाय करते हैं तो वैश्य हैं। यदि आप जो है योद्धा का काम करते हैं तो क्षत्रिय हैं। यदि आप जो है काम करते हैं, जो है विद्वान नहीं है, किसी छोटे मोटे कामों को करते हैं या इन चारों वर्णों की सेवा करते हैं तो आप शूद्र हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल में जिस वर्ण में आपका जन्म हो गया आप उसी वर्ण के हो गए, यानी वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। किस दौर में? कठोर हो गई उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ?
इसके बाद से आप बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है और किस सूक्त में है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए कि यहां पे जो है एक व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था कौन सी व्यवस्था आई? आश्रम व्यवस्था। ये आश्रम व्यवस्था क्या है इसे थोड़ा सा समझ लें। आइए समझते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है। 4 प्रकार के आश्रम थे। आश्रम 4 आश्रम थे। कौन कौन थे? ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या था तो गृहस्थ, तीसरा क्या था तो वानप्रस्थ, और चौथा क्या था? सन्यास। अब देखिए प्रारंभ में उत्तर वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक साहित्यों में 4 ही आश्रम की चर्चा रही, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन सबसे पहले जबालोपनिषद, ये याद रखेंगे, जबालोपनिषद में जबालो प्लस उपनिषद, जबालो उपनिषद है। तो जबाल उपनिषद में या जबालोपनिषद में इन 4 वर्ण आश्रमों की चर्चा है। ब्रह्मचर्य कब से कब है? 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य कहते हैं। 25 से लेकर जो है 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम है, और 50 से लेकर 75 की आयु वानप्रस्थ है, और 75 से 100 वर्ष की आयु सन्यास है। ब्रह्मचर्य में क्या करता है? शिक्षा अध्ययन करता है, शिक्षा लेता है। सन्यास में गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। यहां जो है वन में जाकर चिंतन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, और इस प्राप्त ज्ञान को सन्यास आश्रम में जन जन तक फैला देता है, जन जन तक फैलाता है। क्लियर हो गया? अब देखें एक और व्यवस्था हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ी थी। गोत्र शब्द आया था, याद है? गोत्र शब्द किस लिए आया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द किसका द्योतक होता था। लेकिन क्या ऋग्वैदिक काल में गोत्र प्रथा थी, गोत्र व्यवस्था थी? तो नहीं, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शुरू हो गई। गोत्र प्रथा या गोत्र व्यवस्था कब व्यवस्थित हुई? तो उत्तर वैदिक काल। क्लियर हो गया कि गोत्र व्यवस्था कब? उत्तर वैदिक काल। 4 आश्रमों की व्यवस्था कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस उपनिषद से जानकारी मिलती है? जबालोपनिषद से इसके विषय में जानकारी मिलती है। चलिए आगे। ये त्रय उपनिषद में वर्णन है कि जो 4 वर्ण हैं इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों वर्ग किसके द्वारा उपजाए गए धन या उपजाए गए अन्न पर आश्रित थे? तो वैश्य के। किसके द्वारा? वैश्य। यानी कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का अन्नदाता वैश्य था। ठीक है, समाज का उत्पादक वर्ग वैश्य था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा किस वर्ण का कार्य था? शूद्र का। ये किस ग्रंथ में वर्णन है? ऐतरेय उपनिषद। ये ऐतरेय उपनिषद क्या है? देखें, आपने पढ़ा है ऋग्वेद। क्या पढ़ा है? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण साहित्य हैं। एक को कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और इसके उपनिषद भी 2 ही हैं। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। एक का नाम है ऐतरेय उपनिषद, और इसके दूसरा उपनिषद है कौशितकी उपनिषद। तो बिल्कुल ये याद करना आपके लिए आसान है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, और 2 उपनिषद ग्रंथ वही हैं, ऐतरेय और कौशितकी। क्लियर हुआ? ये बात आप समझ गए? तो ऐतरेय वैश्य जो है इन दोनों वर्णों का अन्नदाता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज, एक क्रम सब
कंसेप्ट आया द्विज। द्विज किसे कहते थे? यानी जो जनेऊ धारण करता था, जिसका उपनयन संस्कार, जिसका उपनयन संस्कार होता था, उसे द्विज कहते थे। और द्विज कौन कौन कहलाता था उत्तर वैदिक काल में? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते थे, शूद्र द्विज नहीं होते थे। अब देखिए एक शब्द आया, याद करें, आप उपनयन से एक और बात याद आ गई कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं, स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, याद है। और उत्तर वैदिक काल में जो है उपनयन संस्कार स्त्रियों का होता था? बिल्कुल नहीं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का, स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। अब आगे हम महिलाओं की स्थिति जब पढ़ेंगे समाज में, तो ये सारी बातें समझेंगे किस तरह से महिलाओं, ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं, समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है। जिस तरह से जितनी स्वतंत्रता महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में थी, उतनी स्वतंत्रता उत्तर वैदिक काल में नहीं है। बाकी सभी व्यवस्थाएं लगभग वैसे ही हैं। अभी भी बाल विवाह समाज में उस तरह से स्थापित नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भी नियोग प्रथा है। उत्तर वैदिक काल में भी सती प्रथा नहीं है समाज में। उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं में विधवा विवाह और पुनर्विवाह हो रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौरों में, यानी 600 बीसी के आसपास, वैदिकोत्तर काल ऐसे कह सकते हैं कि इसके बाद ये खत्म होने लगा। विधवा विवाह खत्म हो गया, पुनर्विवाह खत्म हो गया, बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई, सती प्रथा तो अभी नहीं आई है समाज में। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उसके बावजूद भी शतपथ ब्राह्मण, एक पुस्तक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण आप देखें इधर एक मिनट। यजुर्वेद आप जानते हैं, यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो है कि 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक को कहते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहते हैं? कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद। और दूसरे को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद। अब देखें, शुक्ल यजुर्वेद का नाम है वाजसनेय संहिता, शुक्ल यजुर्वेद का ही नाम है। अब इसी वेद के, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक को कहते हैं शतपथ ब्राह्मण और दूसरे के कहते हैं तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, बार बार आप शतपथ सुन रहे थे, तो शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। अब इसके उपनिषदों के नाम भी याद रख लें थोड़ा सा। अब इसमें है तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, इस उपनिषद, इस कठ, कपिष्ठल, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद को याद रखेंगे। ये जो है किसके महत्वपूर्ण उपनिषद हैं? तो आप जान गए कि ये सभी, या एक शतपथ उपनिषद भी है, शतपथ उपनिषद, ये सभी यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तो इसी यजुर्वेद के उपनिषद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में जो है कुछ विदुषी या विद्वान ऋषि महिलाओं की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल की गार्गी, ये नाम याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाओं का नाम मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं गार्गी, गृहीता, मैत्री और गंधर्व। अब 3 नाम ग से हैं, गार्गी, ग
ये 3 नाम ग से हैं, गार्गी, मैत्री और गृहता। और एक नाम है, सॉरी, गार्गी, गृहता और गंधर्व। और तीसरा नाम है मैत्री, याद रखेंगे, गार्गी, गृहता, गंधर्व। गार्गी, गृहता, गंधर्व और चौथी है महिला जो मैत्री है। ये चारों विदुषी महिलाएं हैं। इन चारों ने कई सारे श्लोकों, मंत्रों की रचनाएं की हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में भी विदुषी महिलाएं हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश है, लेकिन कुछ जो है सीमाएं हैं। कुछ एक याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, और जो है याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि आप स्त्री की सीमा को पार करोगी तो आपका सर मैं तोड़ दूंगा। ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो है पुरुष के सामने कुछ लिमिटेशन था, कहां तक बोल सकती हैं, कहां तक वाद संवाद कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर याज्ञवल्क्य द्वारा गार्गी को धमकी दिया जाना, सर तोड़ने की बात कहना, यह लगता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो है सीमाएं अब सिमटने लगी हैं। महिलाओं पर पुरुष समाज अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित होने लगी है। तो क्लियर हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में कि एक विदुषी महिलाओं का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं गार्गी, गृहता, गंधर्व और मैत्री। ये 4 उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। बाकी महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विषय में आपने व्यापक समझा कि पर्दा प्रथा समाज में अभी अंतिम दौर में आएगा। महिलाएं हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं में जो है नियोग प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह जैसी व्यवस्थाएं अभी भी जारी हैं। बाल विवाह अभी उत्तर वैदिक काल में नहीं आया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौरों में बाल विवाह की शुरुआत हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल की राजनीति और समाज के विषय में समझा। मुझे विश्वास है बहुत सारी बातें आपको यहां पर समझ में आई होगी।